तो चलिए आज हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 जी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का ये जी प्रैक्टिस सेट है और इसमें बिल्कुल वैसे ही प्रश्न है जिस तरह से पेपर में पूछे जाते हैं। जी जी आप लोग इसको गौर से देखिए, बिल्कुल एक एक प्रश्न को, इसका पैटर्न को समझिए, ठीक है ना। इसी यस पैटर्न पे आधारित जो है सारे प्रश्न ऐसे ही आते हैं। जिस तरह से चार चार प्रश्न एक एक पैटर्न पे आधारित चित्र इस मेंटल एबिलिटी में है, तो सेम यही पैटर्न आएंगे, यही तरीका भी यही होगा। पहला प्रश्न इसमें क्या करना है आपको, यहाँ देखिए इसके निर्देश देखिए। ये चार चित्र दिए गए हैं, तीन चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य है, भिन्न है मतलब। तो जो भिन्न चित्र है उसको आपने खोजना है। तो इसमें देखिए पहले वाले प्रश्न में खोजिए भिन्न चित्र कौन सा है। में डी वाला। डी वाला क्यों है डी वाला? क्योंकि हाँ। ए ई आई ओ यू ना 5 वर्ब है और बी नहीं। देखिए इसके कई, ये भी सही है कि ए ई आई वॉवेल है, ये कंसोनेंट है, व्यंजन है। जी दूसरा ये भी हो सकता है कि ये तीनों आकृतियां जो है सीधी लाइनों से मिलकर बनी है जबकि ये वक्र रेखा से मिलकर बनी है। देखिए दूसरे प्रश्न को बताइए जरा, आपकी प्रीति जुड़ी है, ऐसा नहीं, जरा देखो। पहले ए ना पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे और बी ना चौथे नंबर बी पे। तो यहाँ पे 4 होना चाहिए था डी के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 लिखा है, इस तरह से समझिए बेटा। देखो कितने अच्छी प्रश्न है, थोड़ा अलग है कि नहीं, है डिफरेंट। देखिए ये त्रिभुज अंदर सी क्यों है, क्यों बी वाला। तो इसका हाँ, तो यहाँ देखो, यहाँ जो वर्ग है, वर्ग के अंदर वर्ग है, यहाँ हाफ वृत्त है, हाफ वृत्त के अंदर हाफ वृत्त है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी वाला होगा, क्योंकि यहाँ दोनों आकृतियां डिफरेंट है। हाँ बताइए चौथे में उत्तर कौन सा है? बी वाला। क्यों? क्योंकि ये सब उल्टे हैं, मतलब एक इनके जो वो घूमे हुए हैं एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि इसकी जो क्लॉकवाइज घूमे हैं, जी इसका जो आगे के हिस्से मुड़े हैं ये क्लॉकवाइज है। प्रश्न नंबर 5 से हमें क्या करना है, एक समस्या आकृति दी हुई है और उसी के जैसे इन चारों में से सेम आकृति आपको खोजनी है। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 में इसके सेम आकृति कौन सी? हाँ देखिए इसका उल्टा हो गया, इसका क्या गलत है इसमें? इसका जो आयत बना है जबकि इसके अंदर आयत नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सी वाला पैटर्न है ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है। प्रश्न नंबर 6 में देखिए समस्या आकृति ये है और इसके जैसे सेम आकृति ढूंढिए। ये तो है नहीं, ये पहले वाले देखो इसके बीच में आयत बने हैं जबकि यहाँ अर्धवृत्त बने हैं। तो बी वाला देखो बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न नंबर 7 में पानी की टंकी जैसी है, इसको देखो तो सेम टंकी कौन सी बनी है? ए वाली। हाँ देखो बिल्कुल ए वाली सेम बनी है, इस पे ऊपर 2 हो गए और इसके तो ए वाला बिल्कुल मैच कर रहा है ना। ये घड़ी पे देखे, इस घड़ी पे कितने बज रहे हैं? 12। एक सुई छोटी 12 पे, बड़ी सुई 3 पे। तो हाँ कौन सा है, बी की सी? सी वाला है भाई। देखो बी में भी, लेकिन बी में सुइयां उल्टी हैं। मिनट की सुई 12 पे है और घंटे की सुई, बी में 3 बज रहे हैं जबकि इस घड़ी में 3 नहीं बज रहे हैं। इसमें घंटे की सुई 12 पे है, मिनट की सुई 15, मतलब 12:15 हो रहे हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 से हमें क्या करना है। इसमें एक वर्ग बना है, इसके फिर 4 हिस्से किए गए हैं, 3 हिस्से एक निश्चित पैटर्न में चित्र द्वारा पूरे किए गए हैं। तो जो रिक्त स्थान वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपने देखना है इसी पैटर्न से, इस हिस्से पे इनमें से कौन सी आकृति एकदम मेल करके आएगी, फिट आएगी यहाँ पे। तो आप देखिए हाँ, इसको हमने यहाँ मिलाया, ये फिर इस बाहर वाला मिलाया, ये बिल्कुल डी वाला देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है। ये इसमें जो देखो इसका जो पैटर्न है चित्र का, ये आमने सामने वाला है, यहाँ प्लस का निशान है तो इसके ठीक सामने जो ऊपर ये आकृति है यहाँ भी प्लस का निशान है। तो इसका मतलब जो चिन्ह यहाँ पर है इसके सामने वाले आकृति पे भी यही चिन्ह होगा। तो यहाँ सबकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? अब इसमें देखिए समस्या आकृति ये है, यहाँ एन ऐसे में लिखा है, यहाँ भी एन ऐसे में लिखा है, यहाँ जेड लिखा है तो यहाँ हाँ, तो यहाँ जेड होगा तो इसका मतलब ये होगा, ये और ये, ठीक है।
तो ए वाला बिल्कुल सही है भाई। 12 वाले में पैटर्न इस आकृति में कौन सा होगा? पहले तो ये मिलेगा यहाँ, सर बी वाला, बी वाला, बी वाला सर होगा। बी वाला, हाँ, एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज। बी वाला, बी वाला बिल्कुल सही। और बी और सी में क्या फर्क है भाई बताओ? इसके आगे वाला हाँ, इसका सर त्रिभुज ये पहले बी बड़ा है, सी वाले में इसका छोटा है, ठीक है ना। छोटा आगे है। अब प्रश्न नंबर 13 से हमें क्या करना है? एक निश्चित पैटर्न में आकृतियों का क्रम चेंज हो रहा है, उसी पैटर्न में चौथी आकृति कौन सी आएगी? इन उत्तर आकृतियों में से आपको बताना है। तो 7 भुजाएं या अंदर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 डंडियां हैं। इसकी है 2 4, इसकी 6 भुजाएं अंदर 5 डंडियां हैं। इसकी 5 भुजाएं अंदर 4 डंडियां। तो इसका मतलब अब जो है वर्ग आएगा, सॉरी जी क्या आएगा? वर्ग आएगा। इसकी 3 भुजाएं होंगी भाई। तो कौन सा? हाँ, मतलब वर्ग मैंने ऐसा वाला बनाया, लेकिन यहाँ ये खड़ा वर्ग की तरह ये वाली आकृति है, 4 भुजा वाली चतुर्भुज। और जी मैंने बोला सी वाला। ठीक बोला। अब ये समस्या आकृति है, ये वृत्त है, इस पे डैश है। अब यहाँ डैश से यहाँ दूसरा डैश पड़ा, कट गया, फिर ये आधा और कट गया। हाँ, तो अब बताओ अब कितना ए वाला, अब 1/4 ही बच जाएगा। हाँ देखिए भाई, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है। यहाँ 1 2 3 जी बी वाला मैंने बोला। 1 2 3 4 5 6 7। तो बिल्कुल बी वाला सही उत्तर है। किसने बोला था? आदित्य ने बोला। ये बिल्कुल सही आंसर है। इसमें 7 भुजाएं हैं, और ये देखो, ये 7 भुजाएं इन दोनों में भी है, लेकिन ये इनके बीच में हिस्से हो रखे हैं, तो बीच में कटा नहीं होना चाहिए, ये आकृति अलग हो जाती है। इसको हम मान, ये 2 आकृतियां चिपकी हुई हैं, ये 2 आकृतियां चिपकी हुई हैं अलग अलग, जबकि ऊपर प्रश्न में 2 आकृतियां नहीं चिपकी हुई है। प्रश्न नंबर 16 में ये मैंने 16 इधर रखा है, इसकी उत्तर आकृतियां बाईं तरफ है। तो यहाँ त्रिभुज गोला वर्ग, त्रिभुज वृत्त वर्ग, यहाँ वृत्त वर्ग त्रिभुज, वर्ग त्रिभुज वृत्त, यानी जो पहली वाली आकृति है वो लास्ट में जा रही है, तो यहाँ पहले वर्ग है, ये लास्ट में चला जाएगा। जो दूसरी आकृति वो पहले आ रही है, ठीक है, और पहले वाली लास्ट में जा रही है। तो यहाँ दूसरी आकृति त्रिभुज है, तो त्रिभुज पहले आया, और जो पहले त्रिभुज है भैया, जो पहले ये वर्ग है, ये लास्ट में गया, तो सी वाला बिल्कुल सही आंसर है। ये अनुपात और समानुपात वाले हैं। इसमें क्या करना है? जो संबंध पहले ही आकृति का दूसरी आकृति से है, वही संबंध तीसरी आकृति का किस आकृति से होगा? इन चारों आकृतियों में से, ठीक है। बी वाली। तो ये पहले देखिए भाई, ये ऐसा है, ये उल्टा हो गया, ये तीर का निशान बीच का वैसी है, तो दोनों तरफ के उल्टे हो रहे हैं भाई। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? ये बीच का तीर का निशान तो वैसे ही खड़ा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये तो खड़ा रहेगा, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा भाई, इधर वाला नीचे को और इधर वाला ऊपर को। तो कौन सा आंसर सही मिल रहा है? बी वाला मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 2 त्रिभुज हैं, यहाँ 2 आयत हो गए, चतुर्भुज हो गए मतलब। तो यहाँ 2 चतुर्भुज हैं, और इसके अंदर ये डैश भी है, तो यहाँ क्या हो जाएंगे? 2 पंचभुज हो जाएंगे, डैश हो जाएगा। तो कौन सा बी वाला होगा कि नहीं होगा? यहाँ देखिए, ये तीर का निशान है बीच में खड़ा, तो ये यहाँ पड़ गया, यानी ये क्लॉकवाइज घुमा हुआ है 90 डिग्री इधर। तो ये वाला निशान भी 90 डिग्री इधर को घूमेगा, तो यहाँ बीच वाले चित्र में इस तरफ होगा, ठीक है। अब ये कैसे घूम रहे हैं? यहाँ देखिए, ये वृत्त है, वृत्त यहाँ जो है ये ऐसा घूम के ऊपर का नीचे हो गया, उल्टा हो गया, काला हो गया। तो ये जब क्लॉकवाइज घुमा, तो इसका त्रिभुज ऊपर जाना चाहिए था, तो ये नीचे होगा, काला होगा। तो इसका मतलब कौन सा उत्तर होगा? सी वाला। प्रश्न नंबर 20 पे देखिए, ये टी उल्टा था, ये ठीक उल्टा हो गया, नीचे को पलट गया। तो ये एन की तरह जो आकृति है, ये भी नीचे को पलटेगी, तो कैसे होगी? टी वाली। हाँ, तुम्हें लग रहा है बी सही है? जी सही। देखिए प्रश्न नंबर 21 से ये आकृतियां दी गई हैं, इसका बाहरी हिस्से पे कौन सी आकृति ऐसी है जो इसको पूरा करती है? तो जो ये है, इसको पूरा वर्ग बनाने में जो आकृति बन रही है, इनमें से जो बाहरी छूटा हुआ है, इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बताओ इसमें कौन सी आकृति फिट आ रही है?
डी वाली ए देखो ए वाला तो यहाँ पे थोड़ा चौड़ा लग रहा है। जी सर ये डी वाला वाली यहाँ पे चौड़ा, डी यहाँ पे ये वाला डी हिस्सा डी सही लग रहा है। ये डी हाँ, तो ये बिल्कुल डी वाला सही डी है। जब आप पेपर देंगे तो इस बात को बहुत गौर से देखना है, चारों चित्रों को। अगर आपको लगता है कि ए वाला फिट आ रहा है, लेकिन कहीं हो सकता है उससे ज्यादा सही डी वाला हो, तो इसलिए जल्दीबाजी में ए वाले पे टिक नहीं मारना है। जब आप पेपर देंगे तो चारों आकृतियों को बड़े गौर से देखना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसका अगर हम वर्ग बनाते हैं तो यहाँ कौन सी आकृति फिट मिल रही है, मैच कर रही है, जो ये वाला ये, अब देखो ये वाला सी वाली बिल्कुल सी वाली। 23 वाले प्रश्न पे देखिए कौन सी आकृति मैच कर रही है। देखो मैं इसका वर्ग बना रहा हूँ, ये बन गया इधर से जो इसका मुँह, इधर समझ में आ रहा है ना तुम्हारे पैटर्न की, ये वाला हिस्सा हमें खोजना है। तो बिल्कुल सही है भाई, ये बी वाला। इसमें ये जो समस्या आकृति है, इसको देखो मैं इसको पूरा वर्ग बना रहा हूँ, तब देखो कौन सी आकृति मैच कर रही है। तो आप देखिए, आपके पास तो ऐसा वर्ग बनाने के लिए वहां पेपर में तो नहीं मिलेगा, मैं तो कंप्यूटर से बना रहा हूँ इसको। लेकिन इसकी आप लोग दिमाग से बनाएंगे इसको, कि इसका जो वर्ग बने, पूरा वर्ग बनेगा। तो ये जो छोटी वाली आकृति है वो कौन सी है? हाँ बिल्कुल, देखो ए वाली आकृति, ठीक है ना, TRAD। अब ये ट्रेड जो है यहाँ दाईं तरफ, इसके ये शीशा है, दर्पण है जी। दर्पण पे कैसे दिखेगा? तो जब मतलब इसका ठीक अगर हम किसी कागज को ऐसा पलटाएं, क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल पलटाएं, तो वैसे ही दिखेगा। ये ई जो है शीशे से दूर दिखेगा, और शीशे की तरफ क्या दिखेगा? टी दिखेगा। तो टी शीशे की तरफ देखो, ये टी बी वाला होगा, कौन सा होगा? सी वाला होगा, है? बी वाला सर, बताओ। बी वाला डी तो डी वाला, डी तो आर वैसे का वैसे थोड़ी दिखेगा, आर तो उल्टा दिखेगा भाई। यहाँ इसमें तो आर उल्टा ही है जी। हाँ, ई भी वैसे ई तो आर भी कमो उल्टा होगा, ये डी भी उल्टा हो जाएगा, ये ई भी उल्टा हो जाएगा। तो बी वाला बिल्कुल सही है। अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, तो ये देखिए, ये इसको मैं क्या करूंगा, अगर इसको पलटाएंगे, अगर हम बी वाले को अगर मैं इसको पलटाऊं हॉरिजॉन्टल, तो देखो ए वाले की तरह दिखेगा। देखिए हॉरिजॉन्टल मैंने फ्लिप कर दिया, तो देखो ये ट्रेड हो गया। देखो इसको मैंने हॉरिजॉन्टल पलटाया, तो ये हो रहा है भाई, ये बिल्कुल डी वाले की तरह दिखेगा। डी वाला तो सही आंसर होगा डी वाला। देखिए इसमें प्रश्न नंबर 27 में लिखा है PQR अंदर। तो जब ये हम शीशे में देखेंगे, तो ये ऐसा पलटा इसको, तो पी कैसे दिखेगा? ए वाला सर, हाँ, आर ए उल्टा हो जाएगा, क्यू इधर हो जाएगा, पी इधर हो जाएगा। ए वाला बिल्कुल सही है। इसमें देखिए ये समस्या आकृति इसके भी दाएं तरफ, देखिए इसमें कभी कभी शीशे नीचे की साइड में होता है भाई, इधर डी वाला, तो वहाँ वर्टिकल पलटाना आकृति को। अभी हम यहाँ दाईं तरफ शीशा है, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल पलटा के देखेंगे, तो इधर का इधर हो जाएगा। हाँ, इसका बिल्कुल बी वाला मैच कर रहा है, क्योंकि ये जब हम ऐसा पलटाएंगे तो ये बी वाला आकृति दिखेगी। अब ये कागज में ये आकृति बना रखी है प्रश्न नंबर 29 से, और इस कागज को हमने मोड़ दिया इस तरफ, तब ये आकृति कैसे दिखेगी, ये आपको बताना है। सी वाला, ध्यान से बताओ। बी वाला। देखो इसको मैं मोड़ता हूँ, मोड़ के देखते हैं। ये सेलेक्ट कर दिया, और इसको मैंने हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दिया, तो ये आगे की तरफ हुआ, भले यहाँ नहीं हुआ ये, लेकिन ये इसका देखो मुंह नीचे को हुआ कि नहीं हुआ, इसका ऊपर इसको नीचे। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो सी नहीं, क्योंकि सी में ये इसका ऊपर की तरफ था। ये बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है। तो बताइए, ये वृत्त को हमने मोड़ना है, तब ये वृत्त कैसा दिखेगा? ये इसके अंदर घुस जाएगा भाई, ये आधा भी इसके अंदर घुस जाएगा, और ये भी, ये पूरा गोला इसके अंदर दिखेगा, आधा भी घुसेगा, पूरा गोला भी। तो कौन सा दिख रहा है बताओ? हाँ,
ए वाला। ए वाला सही है भाई। देखिए प्रश्न नंबर 31 की ये समस्या आकृति है, ठीक है, और इसके आंसर ये बाईं तरफ है, क्योंकि मैं वहां से कॉपी करके लाया दूसरे पेज से इसको। इसका प्रश्न दूसरे पेज पे था, ये उत्तर आकृतियां दूसरे पेज पे थी। तो चलो इसको देखिए, इसको अगर हम यहाँ बीच में कागज को मोड़ते हैं तो कौन सी आकृति आएगी? देखो ये, क्योंकि ये गोला तो इसके अंदर आ जाएगा, और ये जो है इस काला गोले के बाहर ये गोला आ जाएगा, ये गोला भी इसके अंदर आ जाएगा। बी वाली। जी तो बिल्कुल बी वाला सही, ठीक है भाई। जी देखो भाई ये समस्या आकृति है 32वें की। इसको अगर हम यहाँ से मोड़ेंगे तो कैसे दिखेगी? तो इसको मोड़ेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, डी। ये तो वृत्त तो इसी के ऊपर आ जाएगा ना, ठीक। और इसमें सींग बन जाएंगे 2। जब हम इसको, क्योंकि ये वाली आकृति जब मुड़ेगी इस तरफ आएगी, हाँ। तो मुड़ करके अंदर आएगा और ये बाहर आ जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। अब मैं देखिए, मैं इसको मोड़ता हूं, देखिए किस तरह से ये अंदर जा रहा है, कि मतलब आंसर कौन सा होगा। ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप किया तो देखो ये अंदर आए लाइन की नहीं आई, जी। तो इसका मतलब आंसर सी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? डी डी। होगा। प्रश्न नंबर 33 से हमें क्या करना है कि इसमें ये आकृतियां दे रखी अलग अलग, इन आकृतियों को अगर हम आपस में मिलाएंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, ये आपको बताना है। ए तो वाली। क्या ये त्रिभुज है, इसको हम यहाँ पे मिल गए ऐसा, और ये अर्धवृत्त है यहाँ मिल गया, तो ये ए वाला तो हो गया। जी। नहीं होगा भाई? जी आवाज क्यों नहीं आ रही? इसको देखो भाई, यहाँ देखिए, ये वर्ग है, ये आयत है, ये फिर थोड़ा लंबा आयत है, ये अलग ही आकृति है, ये अलग ही, ये त्रिभुज है। तो इन देखो, इनको मिला करके किस में है? ये वर्ग भी। बी। देखो अगर हम इस इन दोनों को करें तो ये इसमें भी है, पर एक बार भी करना। लेकिन ये नहीं है, वर्ग नहीं है इसमें। बी में देखो ये वर्ग है, ये आयत है, ये जो दोनों आकृतियां ये बीच की हैं, ये दोनों आकृतियां ये आ गए, एक लंबा वाला आयत ये आ गया। तो बी वाला देखो बिल्कुल मैच कर रहा है। जी देखिए भाई ये समस्या आकृति ये है, इसमें एक त्रिभुज है, एक ऐसी आकृति है, दूसरा त्रिभुज बड़ा है, और ये चतुर्भुज है इस तरह का। तो देखिए इस तरह का चतुर्भुज और इससे मैच करता हुआ, ए वाली। ए की बड़ा त्रिभुज हो गया ए में, ये छोटा त्रिभुज हो गया, और ये वाली आकृति ये हो गई, और ये वाली आकृति ये हो गई, बिल्कुल ए वाला मैच कर रहा है जी। और कोई आकृति तो नहीं है कोई और मैच कर रही है? नो सर। ये देखो, ये तो यहाँ वर्ग बन रहा है, यहाँ वर्ग नहीं है, ठीक है। तो ये ए वाला है। यहाँ 36वां देखो भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसमें एक त्रिभुज है और एक ऐसी आकृति है। इसको देखो कौन सा मैच कर रहा है, ऐसा ऐसा वाला। देखो ये वाला तो ए वाला पे है, ये भी है क्या? ए वाला। ये भी है, और ये त्रिभुज है, बिल्कुल ए वाला मैच कर रहा है। ए वाला। प्रश्न नंबर 37 में देखिए, ये आकृति है, तो ऐसी आकृति इन चारों आकृतियों में से किस पर छुपी है, ये आपको बताना है। इसमें डी वाला। इस पे ये है, लेकिन यहाँ आगे नहीं है, इस पे भी नहीं कटा हुआ है, तो डी वाला ही है भाई, जो मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, डी वाला कर रहा है। ये वाली आकृति देखिए, इसमें ये किस में मैच कर रही है, ऐसा ऐसा, बी वाली। ये हो गई, ये इसमें तो कर रहा है भाई, ये तो जी बी वाला। ठीक है ना? लेकिन कर तो इसमें भी रहा भाई, ये जी सर, सी में भी कर रहा है। सी में भी कर रहा है, तो इसका आंसर देखो बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन इसकी चौड़ाई देखो जरा। बी में देखो यहाँ पे इसकी चौड़ाई इतनी है भाई, सी में, और यहाँ पे भी इतनी है, बराबर है क्या कि अलग अलग है? अलग अलग। तो इसकी यहाँ चौड़ाई थोड़ा ज्यादा लग रही है ना यहाँ पे, जी। तो ज्यादा चौड़ाई किसकी लग रही है? बी की। बी। जी। किसकी लग रही है? बी की। तो ठीक है, की। सभी की। ओके, बी वाला उत्तर होगा। देखिए प्रश्न नंबर 39 में समस्या आकृति ये है,
इसको हमने इन चारों आकृतियों में खोजना है। मैं वहां से पेस्ट यहाँ किया है दूसरे पेज से, इसलिए ये दाईं तरफ आ गया है। इसको देखिए किस में मैच कर रहा है, ये ए में कर रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा ये समझ से आकृति है, ये ऐसा है। इसको देखो किसके अंदर है, यहाँ देखो ये साफ पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जी अभी ठीक है। तो चलिए अब हम गणित करते हैं। इसमें 41वां प्रश्न है, कितने वर्षों में कोई राशि 10 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से अपने से दोगुनी हो जाएगी। ध्यान से देखिए, जो नए बच्चे हैं वो बड़े ध्यान से देखिए इसको। तो यहाँ वर्ष ज्ञात करना है, लेकिन इसमें मूलधन नहीं दे रखा है। जब हम साधारण ब्याज के सवाल करते हैं तो उसमें मूलधन होता है, जो धन कर्जे में दिया जाता है या बैंक से लिया जाता है उसको मूलधन कहते हैं। और एक होती है दर, एक होता है समय और एक होता है ब्याज। तो चारों में से कम से कम 3 चीजें दी हुई होनी चाहिए, तब हम एक चीज ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ केवल एक चीज दी गई है 10% दर, बाकी तीनों चीजें नहीं दी गई है। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, माना मूलधन 100 रुपए, ठीक है। तो वो दुगनी हो रही राशि, यहाँ पे जरा दिमाग से करना, तो 100 का 200 हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमें दिमाग लगाना है, क्योंकि जब 100 रुपए के 2 से दुगना हो रहे हैं तो यहाँ पे ब्याज हमको 100 रुपए। अब हम बड़ी आसानी से इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं, क्योंकि ब्याज हमें यहाँ मिल गया, दर मिल गई, मूलधन मिल गया, केवल समय ज्ञात करना, तो समय x हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वही लगाना है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर ब्याज होता है। क्योंकि ब्याज दिया गया है इसलिए मैं बाद में लिख रहा हूँ, इसमें करने में आसानी होती है। पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें यहाँ पे सीधा देखो, अब यहाँ पे सीधा समय भी निकाल सकते हैं। इसको समय बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज। तो यहाँ पे पहले यहाँ ब्याज ही रहेगा, तो ब्याज कितना है 100। अब ये मूलधन इधर है, तो इधर यहाँ पक्षांतर के बाद इधर चला जाएगा नीचे, तो मूलधन कितना है 100 रुपए नीचे चला गया, यहाँ से हमने पक्षांतर कर दिया। अब ये दर है, तो दर कितनी है 10%, ये 10% भी नीचे 10%। नहीं, ये नीचे का जो 100 है, ये जो नीचे वाला 100 है, ये गुणा में कहाँ चला गया, पक्षांतर हो गया, आगे ऊपर चला गया ना ब्याज के साथ। जी सर, 100 रुपए ब्याज जा रही है, 100 ये पक्षांतर होने के बाद आगे चला गया, तो ये 0 से 0 कट गया, तो ये बचा के समय बराबर हो गया 10 वर्ष, 10 बच गए, ठीक है। यस सर। जिसकी समझ में नहीं आया है उसको मैं दोबारा बता रहा हूं इसको, क्योंकि माना मूलधन 100 रुपए था भाई, तो हमने मूलधन की जगह 100 रुपए लिखा, गुणा दर कितनी थी 10%, समय हमें ज्ञात करना है x बटे 100 बराबर ब्याज कितना आया था 100 रुपए। तो x बराबर कैसे करते हैं, ये 100 तो अपनी जगह पे रहता है, ये नीचे वाला 100 है, ये पक्षांतर होने के बाद ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर वाला 100 और ये 10 है, ये दोनों पक्षांतर होने के बाद नीचे चले जाएंगे, क्योंकि बराबर के आगे चलेंगे। अब देखो ये 2 0 ये कटे, 2 0 ये कटे, अब 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा, तो नीचे 1 बचा, वो खत्म हो गया, तो x बराबर 10, यानी 10 वर्ष आगे। किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को रुपए 600 में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है। देखो इसमें ये है भाई, लाभ दोगुना है, लाभ कितना है 2 गुना, और हानि कितनी हो रही है 1 गुना मान लो जी। 1 मतलब जितनी है उसको 1 मानेंगे ना, जितनी हानि हो रही है तो उसका 2 गुना लाभ है, इसका मतलब 1 गुना हानि है तो 2 गुना लाभ। कहने का मतलब अगर 1 रुपए की हानि हो रही है तो 2 रुपए का लाभ हो रहा है जी। तो ऐसी कंडीशन में ये अगर ये लाभ पे बेच रहा है तो 900 में बिक रही है वस्तु, और हानि पे बेच रहा है तो 600 में बिक रही है, तो इसका मतलब अंतर कितना हो गया 300 रुपए का अंतर है। और ये अंतर कितने गुना है 3 गुना, क्योंकि इसमें 2 गुना लाभ है, एक मतलब 3 हिस्सा है इसमें, एक हिस्सा हानि का है और 2 हिस्से लाभ के। इसका मतलब 3 गुना है, तो 3x बराबर 300 है भाई, तो x बराबर कितना हो गया 300 बटे 3, तो 3 कम 3 तो 100 रुपए। इसका मतलब 1 गुना का अगर ये लाभ में बेच रहा है 900 में, तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 900 में, ये 2 गुना हो जाएगा बस 100 का, 2x हो जाएगा 2, तो 200 कम कर दो तो 700,
या जी आ रहा है अगर मेरा। इसने 600 में बेचा तो इसको 100 रुपए की हानि हो रही है, 1 गुने की हानि हो रही है। तो इसमें 100 में बेचा तो 100 इसमें प्लस कर देंगे, तो 700 में बेचा हुआ है, तो विक्रय मूल्य की तो इसका जो क्रय मूल्य होगा वो 700 ही होगा। अगर कभी ऐसी कंडीशन याद नहीं रहती, आपको ये तरीका याद नहीं रहता, इसको उत्तर से भी कर सकते हैं। अभी एक बच्चा बता रहा था उत्तर से, किसने बताया था? कंचन ने बताया था कि इसने 700 माना, इसको क्रय मूल्य 700 माना, तो इसने देखा कि यहाँ 200 का लाभ हो रहा है और 600 में बेचने पे 100 रुपए की हानि हो रही है। तो इसका मतलब 2 गुना लाभ और 1 गुना हानि हो रही है, इसलिए उत्तर 700 है। तो आप लोग जो सवालों की विधि आपको याद नहीं रहते उसको आंसर से भी कर सकते हैं। एक सब्जी विक्रेता 2 रुपए के 3 के हिसाब से नींबू खरीदता है। देखो भाई 2 रुपए के 3 नींबू, यानी 3 नींबू कितने के हैं? इसको उल्टा लिख रहा हूं मैं, 2 रुपए। तो पहले ही ज्ञात कर दो, एक नींबू कितने का होगा बताओ। जब 3 नींबू 2 रुपए के तो एक नींबू कितने का आएगा? 2/3। वेरी गुड। 2 रुपए के हम 3 हिस्से करेंगे कि नहीं? तो इसको अभी ऐसे ही रहने दो, 2 रुपए 2/3 रुपए, क्योंकि 2 रुपए में जब 3 नींबू आ रहे हैं तो 2 रुपए के 3 टुकड़े करेंगे ना, उतने का एक नींबू आएगा। जी अच्छा, और 5 रुपए के 6 के हिसाब से बेचता है। ये तो खरीदा उसने, ये खरीदा, क्रय मूल्य। अब बेचे किस रुपए, बेचे किस भाव से? 5 रुपए के 6, यानी 6 नींबू बेचे 5 रुपए के। एक नींबू 5/6। वेरी गुड। तो एक नींबू हो जाएगा 5 के हमें 6 हिस्से का 5/6 रुपए। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? तो प्रतिशत लाभ तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हम लाभ निकालेंगे। तो है प्रीति, समझ में आ रहा है? यस सर। लाभ बराबर क्या हो जाएगा? तो लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। तो इसका जी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हाँ, तो एक एक की घटाएंगे भाई। एक नींबू की कीमत 5/6 है, इसमें से घटा देंगे एक नींबू का क्रय मूल्य 2/3। अब देखो 3 का हमें 6 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। अब देखो यहाँ सीधा मैंने उत्तर कर दिया, यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, तो 5 में से 4 गया, 1/6 उत्तर हो गया। 1/6। तो ये तो लाभ हुआ, 1/6 रुपए का लाभ हुआ भाई। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुणा 100। तो लाभ हो गया 1/6 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 2/3 है, तो यहाँ नीचे 2 और गुणा 3 ऊपर चला जाएगा भाई, क्योंकि हम बटा तीसरा है। ठीक है ना? जब कोई बट्टे के नीचे फिर बटा आता है तो गुणा में ऊपर जाता है, बताया था कि नहीं बताया था? ये इसको दूसरे ढंग से, तो बट्टे का मतलब भाग देना होता है, तो इसमें अगर हम भाग देंगे 2/3 का, तो एक गुणा में उल्टा हो जाता है, 3/2 हो जाता है। अब देखो, हाँ, तो 3 दूनी 6, 3 सॉरी 3 कम 3 और 3 दूनी 6। अब ये देखो 2 से काटा 100, तो यहाँ 50 आया, फिर 2 से काटा तो 25 आया। इसका मतलब 25% का लाभ हुआ। बहुत बढ़िया। किसने काटा था पहले ही? बढ़िया। अब नेक्स्ट देखिए, एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। ये प्लॉट है भाई वर्गाकार। जी इसका क्षेत्रफल कितना है? 400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल मतलब अंदर का हिस्सा भाई, ये वाला। जी समझ रहे हो ना? तो बताइए इसका परिमाप। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? भुजा। तो जब क्षेत्रफल दिया है तो इसकी भुजा कैसे ज्ञात करते हैं? 4 का भाग देंगे। नहीं, 4 का भाग तब देते हैं जब वर्गमूल वर्गमूल निकालते हैं, क्योंकि देखो ये भुजा का वर्ग बराबर है भाई 400, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि भुजा गुणा भुजा होता है ना क्षेत्रफल, तो भुजा गुणा मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे 400। तो 400 का वर्गमूल जिसे निकालना आता है, तो कितने गुणा कितना? 400 होता है, तो वर्गमूल होगा 20, भुजा बराबर 20 हो जाएगा भाई। 20 क्या मीटर। अब इसका परिमाप निकालना, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 20 को हाँ, तो 20 गुणा 4 हो जाएगा, यानी 20 मीटर परिमाप हो जाएगा। तो ये सब आने चाहिए आप लोगों को। एक पेटी में 100 आम है भाई, कोई पेटी है उसमें 100 आम है, 2/25 आम सड़े हुए निकले। तो सबसे पहले हम सड़े आम देखेंगे भाई, सड़े आम कितने निकले? हाँ, 2/25 है, तो 25 से कम 25, 25 से 100, इसका मतलब आम सड़ गए भाई। तो बचे कितने? पहले यहाँ पे देख लो, बचे कितने?
हाँ तो 3 100 में बटे से 4। 8 कम कर दो तो 92 बचे भाई। ठीक है ना, ये सॉरी ये ऊपर 92। ये एक ऊपर का है इसको। अच्छा, शेष शेष आमों आमों का का 3/4 भाग बेच दिया। तो हाँ तो तो वो होगा 3 बेचा, बटे 4। वो 92 का 3/4 बेचा। 92 का मतलब गुणा 3/4, 4 से कट रहा है 92, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और 23 तिया कितना होता है 9 6। तो 69 आम का, 92 में घटा देंगे। हाँ तो 92 में से घटा देंगे तो उतने बच गए भाई। तो बचे 23 आम बच गए। जी तो ये बचे हुए आम बताने हमने, हाँ तो 23 बच गए। वेरी गुड भाई। दो विषम संख्याओं का योगफल होता है। हमेशा सैमसंग क्या हमेशा विषम संख्या जैसे 3 5 है तो 5 और 3 8 हो रहा है भाई। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0 2 5 7 8 से बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर। इसका मतलब इससे पहले हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी 5 अंकों की। तो यहाँ पे सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या लिखते हैं, बड़ा अंक 8 7 5 2 0। 5 अंकों की बन गई भाई, 1 2 3 4 5। आज सबसे छोटी के लिए सबसे इधर क्या लिखते हैं हम, सबसे छोटा अंक, लेकिन 0 पहले नहीं लिखा जाता। तो 0 के बाद 2 लिखेंगे, तब 0, तब 5, तब 7, तब 8। 6 6 9 4 2। यही उत्तर सही है जी वही है। यहाँ देखिए भाई। 61,942। नंबर 48 देखिए, संख्या 4,76,542 में अंक 4 के स्थानीय मूल्यों का योग। तो इसका स्थानीय मूल्य हो गया 4 के आगे कितने जीरो, 2 3 4 5 जीरो। 5 संख्या के स्थानीय बताओ योग। 4 लाख 4 लाख हाँ, तो योग में क्या हो जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा और यहाँ पीछे नहीं रहेगा। 4 लाख 40। तो ये 4 3 0 40, डी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। 12 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना, तो 12 के प्रथम 5 गुणज 12 कम 12 12 तो नहीं 24 12 36 12 चौको 48 12 25 60। जोड़ो भाई इसको, 180 आ रहा है। हाँ तो ठीक है, जोड़ते रहो 180 आएगा। अच्छा, यदि 9,587 ऋण ए बराबर इतना नहीं सर बराबर इतना ऋण कितना। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ आगे का आंसर निकालेंगे भाई। जी ये आएगा 3071। तो पहले हाँ, तो ये 7,429 में से कितना घटाना है, 4,358 को घटाइए। जी 1 12 में से 5 गया 7 0 3,071 आया बात। इसका मतलब इसमें से ये घटा के 3,071 आ रहा है यहाँ पे, सॉरी। अब इसका मतलब अब हम 9,587 में 3,071 को घटा देंगे तो एक अमान निकल जाएगा। तो ये आ गया भाई 6,516। तो आप लोगों को समझ में आया ये सवाल? यस सर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जी निम्न में से कौन सी एक संख्या 4 5 6 तथा 7 से भाज्य है। देखो, जिसमें 4 5 6 और 7 सबका भाग जाता हो तो हम हाँ इनको हम लॉ से निकालेंगे। 4 5 6 7। तो देखो भाई, 4 में 2 का ही जाएगा, 2 2 4, 5 में 2 3 6 और 7 ऐसे, फिर 2 का। देखो वैसे देखा जाए तो ये सब अलग अलग है। ये 7 आवाज है, ये 3 आवाज है, 5 आवाज है, 2 आवाज है, तो इन सब का हम यहीं पे गुणा कर सकते हैं क्योंकि इसमें इतने का ही जाएगा। 2 में 2 का ही जाएगा, 5 में 5 का ही, 3 में 3 का ही, 7 में 7 का ही। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। तो 7 यहाँ से करो, 2 2 4 4 5 20 20 3 60 और 60 छका 7 छका 42 तो 0। तो 420 में सबका भाग जाएगा। ठीक है, अगला बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से देखो। मैं देखता हूँ कितना दिमाग है आप लोगों पे। 190% किसके बराबर है, कोई बता सकता है?
हाँ, तो 190% का मतलब देखो, मैंने बोला था 190% है, प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। तो 190/100। और जब किसी संख्या में हम 100 से भाग करते हैं तो उसके दो अंकों के पीछे दशमलव लग जाता है, तो 1.90 हो जाएगा। तो 1.90 का मतलब 1.9, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये 1.90 भी उतना ही होता है जितना 1.9 होता है। तो ये वाला उत्तर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 53 देखिए, इसको हमने सॉल्व करना है। दिखने में कठिन लग रहा है लेकिन होता नहीं है कठिन। तो देखो इसको हम पहले हम कोष के भीतर का करते हैं, धन 2 भागा, तो मंजिला कोष शुरू 1 धन 2 फिर भागा। अब इसको अंदर का जोड़ कर दो भाई, 1 धन 1/3 कितना होता है, क्योंकि 1 के नीचे हम 1 मानेंगे, गुणा 3 और गुणा 3, तो 3 एकम 3 और 1 4/3 हो जाएगा। तो ये यहाँ कोष्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां हम लिखेंगे सीधा 4/3 और ये मंजिला कोष्ट बंद। अब हम इसको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं मंजिले कोष्ट के भीतर। तो बाहर से हम ऐसे लिखेंगे 1 धन 2 भागा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि देखिए 2 में भागा तो मैंने बोला भिन्न में कभी भाग नहीं होता। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पहले क्या करेंगे, 2 गुणा 3/4 हो जाएगा। तो ये 3 दूनी 6/4 हो गया भाई। या इसको अगर छोटा करना चाहो तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3/2, 6/4 को भी काटेंगे तो 3/2 ही होगा होगा कि नहीं होगा। तो 3/2 तो फिर ये इसके पीछे 1 भी है भाई, तो ये हो गया 1 धन 3/2। इसको एक साथ सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो कितना हो गया, इसके नीचे हमने 1 माना तो गुणा 2 हो गया, तो 3 और 2 5/2 हो गया, भागा 5/2। समझ में आ गया इसको कैसे किया मैंने। पहले यहाँ गुणा 3/4 किया, तो 2 को हमने सॉल्व किया, तो इसको काट हो जाए, कुछ करो तो 3/2 आया। फिर 1 में 3/2 जोड़ा तो कितना आया, 5/2। अब हम फिर यहाँ क्या करेंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे। तो 1 धन 2 गुणा 2/5, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4/5 हो गया, 1 धन 4/5। अब इसमें 1 में ये 4/5 जोड़ेंगे तो यहाँ नीचे 1 मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो गुणा 5 और गुणा 5 हो जाएगा नीचे हर बराबर करने के लिए। तो ये 5 एकम 5 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, तो 9/5 हो गया। तो 9/5 में अगर 5 का भाग हम 9 में देंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 4 बच जाएगा। एक सही 4/5 आ जाएगा, एक सही 4/5, एक सही 4/5। ए वाला आंसर बिल्कुल सही है। इसको आप लोग विधि से करेंगे, ध्यान से करेंगे। मैं इस वीडियो को डाल दूंगा, अगर जहां पे समझ में नहीं आएगा तब कर लेना। अब ये देखिए, ये सवाल है भाई, इस जोड़ का सवाल है, 666.66, फिर है 66, यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, 746.64, ये वाला आंसर। दोपहर बाद 4:05 को लिखा जाता है। 4:05 को हम ऐसे लिखते हैं, 4.05 लिखते हैं। अब मैंने बोला था 12 बजे के बाद हम लिखते हैं PM हो जाता है, ठीक है। तो 4.05 PM ये वाला। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। देखो भाई, एक रेलगाड़ी इधर से इधर आ रही है जी, ठीक है। तो जी सर, ये रेलगाड़ी की, और एक रेलगाड़ी इधर से इधर जा रही है, ये दोनों एक दूसरे को पार कर क्रॉस करेंगे क्या, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो अब पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जी, दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है, 48 किलोमीटर। है कि नहीं है। अब पहली रेलगाड़ी है 240 मीटर लंबी जी, और दूसरी रेलगाड़ी है 270 मीटर लंबी।
तो यहाँ पे थोड़ा समझना है भाई, क्योंकि जब ये एक दूसरे के उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो इनकी गति डबल दुगनी होती है कि नहीं होती है? क्योंकि उल्टी दिशा में जा रहे हैं ना तो गति दुगनी हो जाती है। तो हम इसकी गति को जोड़ देंगे, दोनों की गति, दोनों की गति कितनी हो जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो 60 अर्धन 48 तो 108 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही है दोनों। अब दोनों, क्योंकि अब देखो इन दोनों की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 270 ये हो गई या 240 ये हो गई, तो 2 और 2 4 और 70 और 40 110 यानी 500 दूरी हो गई 510 मीटर। दोनों को जोड़ देंगे हम। यहाँ पे यही समझना है कि दोनों की चाल को हमने जोड़ दिया, क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रही है तो दोनों की चाल दुगनी हो गई और दोनों की चाल जुड़ गई। जब कोई चीज हमें क्रॉस करती है, कभी तुम गाड़ी में गए तो कितनी तेजी से लगता है, जैसे पेड़ पौधे हम देख रहे हैं बाहर देख रहे हैं तो उतनी तेजी से नहीं दौड़ते पीछे की तरफ जितनी तेजी से सामने वाली गाड़ी जाती है, क्योंकि उसमें दोनों की चाल प्लस हो जाती है, जुड़ जाती है और दूरी भी जुड़ जाएगी। तो इसका मतलब अब ये जो दोनों रेलगाड़ियां 106 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 510 मीटर जाएंगी। तो क्योंकि यहाँ मीटर में है तो इस किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी हमें पहले क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में 108 को हम किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। इसको हम करेंगे 5/18 से गुणा, तो 18 कम 18, 18 छक्का 108 यानी 6 पंच 30। तो ये 1 सेकंड में 30 मीटर जा रही है भाई। तो 510 मीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे भाई, यहाँ क्या बताना है हमें, हाँ समय बताना है। तो दूरी बटे या मीटर प्रति सेकंड चाल है भाई इसकी, 30 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है, दूरी सेकंड तो 510 बटे 30 हो जाएगा। तो 3 ये 0 3 से हमने काटा, 3 कम 3 2 3 7 21 तो ये 17 सेकंड में पार करेगी। जी। तो क्या किया हमने, पहले दोनों की चाल को जोड़ा, दोनों की दूरियों को जोड़ा, फिर किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर प्रति सेकंड में बदला और तब जाके इसको निकाला। ये गोपाल अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। देखो इसमें हम सबसे पहले समय ज्ञात करेंगे कि दोनों चाल में इसको समय कितना कितना लग रहा है। तो पहली गति से अगर हम देखें 3 किलोमीटर में तो कितना समय लगेगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पे उसको समय लगेगा। पहले अगर हम इसको दूरी x माने, दूरी बराबर x किलोमीटर सपोज, दूरी अगर x किलोमीटर है तो पहले 3 किलोमीटर चलने में जो समय लगता है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, तो x बटे 3 हो जाएगा भाई जी, x बटे 3 घंटे आवर। h लिखा मैंने, तुम घंटे लिखो चाहे h लिखो, कुछ नहीं। दूसरा समय क्या हो जाएगा, जब वो दूसरी चाल से चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो वहां x बटे 4 हो जाएगा घंटे। दोनों समयों में अंतर कितना हो रहा है, अगर वो पहले चाल से चल रहा है तो 5 मिनट देरी से चलता है, अगर दूसरी उससे चल रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है वो चाल से। तो इसका मतलब 5 और 5 10 मिनट का अंतर है। अगर 10 मिनट को घंटे में कवर करें तो 10 मिनट में कितने घंटे होते हैं भाई, 10/60। वेरी गुड, 10/60 यानी 1/6 घंटे हो गए। तो इसका मतलब 1/6 घंटे का अंतर है कितने में। अब इन दोनों चालों का अंतर निकालो, देखो देखिए तो x बटे 3 होगा ना, x बटे 3 ऋण x बटे 4 बराबर 1/6 हो गया भाई, ठीक है ना। तो इसको अगर हम इसका वो करेंगे तो इसको 4 से 12 हो गया नीचे, और इस 4 का गुणा इससे करेंगे तो 4x ऋण 3x/12 3x बराबर
तो 4 में से 3 गया तो 1 x, यानी x बटे 12 हो गया भाई। जी। जब 1 x बचता है तो उसको केवल x लिखते हैं, तो x बटे 12 बराबर 1 बटे 6। 1/6। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1/6 यहाँ जो 12 जो है ऊपर चला जाएगा 1 के साथ, तो 12 गुणा 1 यानी 12 बटे 6 हो जाएगा। 12 कम 12 हो जाएगा। पक्षांतर करने पे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? ये इसको मानो 6 कम 6 6 12, x बराबर 2, तो यानी 2 किलोमीटर। वेरी गुड, तो 2 किलोमीटर दूर था उसका विद्यालय। थोड़ा समझ में आया? नहीं आया तो इस वीडियो को देख के कर लेना। ये देखो 7085 मीटर किसके बराबर है भाई? इसको किलोमीटर मीटर में बदलना है। तो 1 मीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 50 का भाग देंगे 7 किलोमीटर 50 मीटर। तो इसमें हम क्या करेंगे? 1000 का भाग देंगे, तो 1000 7 7000 हो जाएगा। तो ये 85 तो बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 7 किलोमीटर और 85 मीटर हो जाएगा। एक नाव की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। बताइए उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो आयतन बराबर क्या हो जाता है? इन सबका गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो कितना हो गया? 315 घन। हाँ घन जरूर लगाना भाई, घन सेंटीमीटर। यदि 4:7 समानुपात, जी सर मुझे आ गया था ये। हाँ 4:7 और ये समानुपात x/28। तो यहाँ हम क्या करते हैं? पहले जो मान ज्ञात करना है उसको लिखते हैं, तो x बटे 28 लिखेंगे भाई। तो यहाँ इसका बटे ये है, तो इस तरफ बराबर इसका बटे ये हो जाएगा, बराबर 4/7। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4/7 में से ये पक्षांतर ऊपर चला जाएगा। 7 कम 7 7 चौक 28, हाँ तो 16 आ जाएगा। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो 7 का कितने गुना 28 है? 4 गुना है। तो 7 चौक 28 है, तो यहाँ 4 का भी 4 ही गुना हो जाएगा, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी समझो। इस तरह से ये गणित का हमने कर दिया। तो चलिए अब हिंदी का करते हैं। तैयार हैं सब लोग? देखिए जवाहर नवोदय में हिंदी में जो प्रश्न आते हैं, तो ये पैराग्राफ आते हैं, उस पर आधारित प्रत्येक पैराग्राफ पे आधारित 5 प्रश्न आते हैं। इस तरह से हिंदी के 20 प्रश्न आएंगे। तो मैं ये पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, उसके बाद मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरों को स्नेह देना और उनका सम्मान करना सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र है। जीवन में सुख शांति और उन्नति चाहने वाले प्रत्येक महत्वाकांक्षी को सबसे पहले यही सीख धारण करनी चाहिए। महाभारत के ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली और बदले में वे उस यज्ञ के सर्वाधिक पूज्य व्यक्ति माने गए। ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों में रंच मात्र भी अभिमान न था। उन्होंने सदैव दूसरों को महत्व दिया और इस तरह से वे स्वयं महान बन गए। मान सम्मान का मूल्य चुकाना असंभव है। बिना मान सम्मान के यदि अमृत भी मिले तो विष बन जाता है, और मान पूर्वक दिया गया विष अमृत बन जाता है। विद्यार्थी जीवन का प्रथम पाठ यही है कि वह गुरु के प्रति सच्चे सम्मान का भाव अपने हृदय में पैदा करे, अन्यथा उसकी सारी विद्या निष्फल हो जाएगी। अब आप लोगों ने इस पर आधारित ये प्रश्न है, इनके आंसर देने हैं। सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र क्या है? भेदभाव करना, ईर्ष्या द्वेष करना, दूसरों को स्नेह देना तथा सम्मान करना कि युद्ध करना? स्वयं महान बनने के लिए क्या करना चाहिए? दूसरों को सम्मान देना चाहिए। विद्यार्थी को सफलता के लिए क्या करना चाहिए? गुरुजी का सम्मान करना चाहिए। सम्मान करने का मतलब केवल प्रणाम करने से नहीं होता है, कहना मानना, ठीक है ना? गुरु के आदेशों का पालन करना। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने क्या कर्म किया? उसने उनका स्वागत लोगों का स्वागत किया था कृष्ण ने। जी। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक। उपर्युक्त का मतलब जो ऊपर लिखा गया गद्यांश है, गद्य का अंश है, उसका उपयुक्त सबसे अच्छा।
स्नेह और सम्मान। सम्मान जी। ठीक है, इसमें केवल गुरु सम्मान की बात तो आई है, लेकिन गुरु सम्मान की बात केवल विद्यार्थियों के लिए आई है, ये ध्यान रखना। सावधानी से शरीर को संभालते हुए तेंजिंग और हिलेरी दोनों एवरेस्ट चोटी पर चढ़ाई कर रहे थे। देखो, एवरेस्ट पे चढ़ने वाले दो व्यक्ति थे। सबसे पहले जो गए थे वो तेंजिंग नॉर्वे, और एक हिलेरी नाम से, क्या हिलेरी था वो, क्लिटमंड हिलेरी ऐसा कुछ नाम था उनका। यानी तेंजिंग और हिलेरी दोनों सबसे पहले एवरेस्ट पे गए थे। तो चोटी पर चढ़ाई कर रहे थे। उनका शरीर थक कर चूर हो रहा था, लेकिन उनके हौसले में कमी नहीं थी। वे आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते सामने लगभग 12 मीटर ऊंची एक चट्टान दिखी। ध्यान से सुनो। तेंजिंग के पांव रखने और हाथ गड़ाने के लिए बर्फ के गड्ढे बनाए। बड़ी कठिनाई से और सावधानी से एक एक पांव गड्ढों में रखते हुए वे ऊपर चढ़े। आखिर चट्टान की चढ़ाई का अंत आ ही गया। चट्टान की चढ़ाई दिखाई देने लगी, चौड़ाई सॉरी। अब क्या था, वे दोनों एवरेस्ट पर्वत के शिखर पर थे। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तेंजिंग और हिलेरी ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में चमक थी, उनकी सारी थकावट दूर हो चुकी थी, उनका मन आनंद से भर गया था। कोई बता सकता है एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 8,848 मीटर। तो पहला प्रश्न है, तेंजिंग और हिलेरी एवरेस्ट पर क्यों चढ़ सके? वे बहुत हिम्मत वाले थे। हाँ, वे बहुत हिम्मत वाले थे भाई, तभी तो चढ़ सके। कोई काम करने के लिए पहले हिम्मत होनी चाहिए। एवरेस्ट की सबसे खास बात क्या है? यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है भाई। तेंजिंग और हिलेरी को चट्टान पर चढ़ने में कठिनाई क्यों हो रही थी? चट्टान बिल्कुल सीधी थी। हाँ, चट्टान बिल्कुल सीधी थी भाई। तेंजिंग और हिलेरी उत्साहित क्यों हो गए? दोनों ने पर्वत पर चढ़ाई की थी। हाँ, दोनों ने पर्वत पर चढ़ाई कर ली थी, इसलिए वो उत्साहित थे भाई। अनुच्छेद के अनुसार खाली स्थान भरिए। तेंजिंग और हिलेरी का मन भर गया था। तो किससे? हाँ, आनंद से भरा। जाकिर साहब के बारे में कुछ बातें अविस्मरणीय हैं। 13 मई 1967 को राष्ट्रपति का पद संभालते हुए उन्होंने कहा था, सारा भारत मेरा घर है। मैं सच्ची लगन से इस घर को मजबूत और सुंदर बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि वह मेरे महान देशवासियों का उपयुक्त घर हो सके, हो जिसमें इंसाफ और खुशहाली का अपना स्थान हो। उनकी विनम्रता ऐसी थी कि उन्होंने कहा था, मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी जनता से इस उच्चतम पद के लिए निर्वाचित करके मुझ पर जो विश्वास प्रकट किया है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। यह भावना इस वजह से और भी प्रबल हो जाती है कि भारत के महान सपूत डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद मुझसे पद संभालने के लिए कहा गया। मैं उनके कदमों पर चलने की कोशिश करूंगा, लेकिन उनकी बराबरी कैसे कर सकूंगा? एक बार रामलीला में जनता ने उनसे रामचंद्र जी का तिलक करने के लिए कहा। जाकिर साहब खुशी से आए और तिलक किया। इस पर कुछ उर्दू अखबारों ने ऐतराज जताया। जाकिर साहब ने जवाब दिया, इन नादानों को मालूम नहीं है कि मैं भारत का राष्ट्रपति हूं, किसी खास धर्म का नहीं। ठीक है, तो इस पे जो पहला प्रश्न है, अविस्मरणीय शब्द का अर्थ है। कोई बता सकता है अविस्मरणीय शब्द का अर्थ क्या होता है? विस्मरणीय का मतलब होता है भूलना। कभी ना का मतलब नहीं होता है भाई, तो कभी ना भूलने वाला। है सपूत का विलोम क्या होता है? कोई बता सकता है सपूत का? कपूत। अच्छा, इसमें ये जो लास्ट वन है, इस पे जो है ये भरने के लिए भी है। तुम्हारा जो कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए, ये है प्रश्न नंबर 72वां। और 72वां का कौन सा उत्तर था? ए। तो ए को ऐसा भरना है, इसको काला करना है ऐसा। 72 क्या है? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। जाकिर हुसैन किस पद पर आसीन थे? तो भारत के राष्ट्रपति थे भाई जाकिर हुसैन।
तो इसका अगर सी वाला है 73वां का, तो हमने क्या करना है, 73 के आगे सी भरना है भाई। जी 73 के आगे इस तरह से सी वाला आपने गोला करना है ऐसा, ठीक है। तो OMR भरना भी आना चाहिए। अब जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको OMR सीट पे भी करो, बाजार में मिल जाता है OMR सीट। जी। अच्छा ये देखिए अगला प्रश्न, जाकिर हुसैन को रामचंद्र का तिलक करते किसने उनका विरोध किया? तो मुस्लिम समुदाय ने किया भाई, ठीक है। विनम्र शब्द का पर्यायवाची शब्द सभ्य, असभ्य, सहज, शिष्टाचार। देखिए विनम्र का पर्यायवाची होता है विनीत, नम्र या शिष्ट या सभ्य, ठीक है। जी जी सब जी। आज के शिक्षा क्रम में चरित्र गठन का कोई स्थान नहीं है और न उसे कोई महत्व दिया जाता है। हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही सुंदर और मीठा हुआ करता था। इसका कारण यही था कि दोनों का एक दूसरे पर विश्वास हुआ करता था। गुरु शिष्यों को पुत्रवत मानते थे और उन पर स्नेह रखते थे। शिष्य गुरु को पिता तुल्य और विश्वसनीय समझते थे। गुरु का शिष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा करता था। गुरु और शिष्य के बीच केवल व्यापारिक संबंध, जिसमें पैसे के बदले कुछ पुस्तकें पढ़ा देने मात्र का एक संपर्क होता है, न रहकर आध्यात्मिक संबंध हो जाता था जो घनिष्ठ हुए बिना नहीं रह सकता था। उक्त गद्यांश में लेखक ने किस विषय पर विचार प्रकट किए हैं? तो बताओ। प्राचीन शिक्षा की अच्छाइयों पर, गुरु के महत्व पर, शिक्षा के व्यवसायीकरण पर, शिक्षा के चरित्र गठन के महत्व पर। अगर हम इस पूरे गद्यांश को ध्यान में रखें तो इसमें जो बात की गई है तो शिक्षा में चरित्र गठन के महत्व पर कहा गया है, ठीक है सर। उक्त गद्यांश में किसका संबंध बहुत ही सुंदर और मीठा हुआ करता था? गुरु और शिष्य का। लेखक गुरु और शिष्यों के बीच किस तरह के संबंध पसंद करता है? जो संबंध है गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता था? आध्यात्मिक। कैसा संबंध था? आध्यात्मिक। जीवन बोलता। शिष्य गुरु को किसके समान समझता था? पिता के। तो शिष्य जो है गुरु को पिता के समान समझता था। और ये इसका लास्ट है, घनिष्ठ शब्द का अर्थ क्या होता है? घनिष्ठ। गहरा। हाँ, उसके अनूप के और गोपी के बीच घनिष्ठ मित्रता है। तो घनिष्ठ का मतलब गहरा। इस तरह से ये पेपर प्रैक्टिस सेट 1 समाप्त हुआ। मजा आया इसमें? जी। तो ठीक है, ओके बाय।